हेलो एंड वेलकम टू लास्ट होप। मेरा नाम है नवीन शुक्ला और इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स के बारे में। बेसिकली ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स जो है वो बहुत ही वास्ट है और इसके लिए डिफरेंट डिफरेंट हाइपोथेसिस दिए गए हैं डिफरेंट डिफरेंट लोगों के द्वारा, जैसे कि कोल्ड ओरिजिन कॉन्सेप्ट, हॉट ओरिजिन कॉन्सेप्ट, मोनिस्टिक कॉन्सेप्ट, ड्यूलिस्टिक कॉन्सेप्ट, बाइनरी स्टार कॉन्सेप्ट, रिलीजियस कॉन्सेप्ट, साइंटिफिक कॉन्सेप्ट वगैरह वगैरह। ये सारे चीज हम इस वीडियो में देखेंगे। बिफोर वी स्टार्ट मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर आप मुझसे सोशल मीडिया पर कनेक्ट करना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। अगर आप इस वीडियो की पीडीएफ चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, आप उससे मेरे चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और पीडीएफ को ले सकते हैं। बेसिकली देयर आर टू ओरिजिन कॉन्सेप्ट ऑफ यूनिवर्स। कौन कौन है? एक पहला है रिलीजियस कॉन्सेप्ट और दूसरा है साइंटिफिक कॉन्सेप्ट। रिलीजियस कॉन्सेप्ट कहता है कि इनका अलग अलग रिलीजन का अलग अलग कॉन्सेप्ट है रिगार्डिंग द ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स और मोस्ट ऑफ देम आर इलॉजिकल एंड डू नॉट सेटिस्फाई द साइंटिफिक बेसिस। यही कारण है कि अभी तक इनको एक्सेप्ट नहीं किया गया और इनको हमेशा अक्सर डिस्कार्ड किया जाता है साइंटिफिक कम्युनिटी द्वारा। एक इन्हीं में से एग्जाम्पल है आर्च बिशप का 1664 में कहे थे कि अर्थ जो क्रिएट हुआ था 9 AM मॉर्निंग में 26 अक्टूबर 4004 BC में हुआ था। आप देख सकते हैं। सिमिलरली अलग अलग रिलीजियस लीडर्स का अलग अलग व्यू है रिगार्डिंग द ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स। अब साइंटिफिक कॉन्सेप्ट भी बहुत सारा है। साइंटिफिक कम्युनिटी जो है दो स्कूल्स में बट गए हैं। पहला स्कूल का मानना है हॉट ओरिजिन कॉन्सेप्ट। उनका मानना है कि जो भी प्रीमोडियल पार्टिकल्स से जो भी प्रीमोडियल पार्टिकल्स इन्वॉल्व हुए थे ओरिजिन में यूनिवर्स के, वो हॉट थे। फॉर एग्जाम्पल लैपलेस का जो कॉन्सेप्ट है, लैपलेस का जो नेबुलर हाइपोथेसिस है, वो हॉट ओरिजिन कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है। सिमिलरली चैम्बरलिन का जो प्लेंटिसिमल हाइपोथेसिस है वो भी हॉट ओरिजिन कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है। और दूसरा जो स्कूल है उनका मानना है कि जो प्रीमोडियल पार्टिकल्स था, ये ओरिजिन के लिए जो रिस्पॉन्सिबल था यूनिवर्स का, वो कोल्ड था। उन्हीं में से एक है कांत का जो नेबुलर हाइपोथेसिस आप पढ़ेंगे उसमें वो प्रीमोडियल पार्टिकल्स को कोल्ड माने हैं। सिमिलरली कोल्ड बिग बैंग थियरी जो है वो कोल्ड ओरिजिन कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है। अब जो साइंटिफिक कॉन्सेप्ट है ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हेवनली बॉडीज इन्वॉल्व इन द ओरिजिन। अब ओरिजिन में भी डिफरेंट डिफरेंट हेवनली बॉडीज इन्वॉल्व हुए हैं और उसके बेसिस पे भी अलग अलग कॉन्सेप्ट है, जैसे कि मोनेस्टिक कॉन्सेप्ट, ड्यूलिस्टिक कॉन्सेप्ट, बाइनरी स्टार कॉन्सेप्ट एक्सेट्रा। बेसिकली हम लोग सारे कॉन्सेप्ट को तो नहीं देख सकते हैं कि मोनेस्टिक कॉन्सेप्ट है, ड्यूलिस्टिक कॉन्सेप्ट है, बाइनरी स्टार कॉन्सेप्ट है एक ही वीडियो में। इसके लिए मैं सेपरेट वीडियोस बना दूंगा। इस वीडियो में पर्टिकुलरली हम बात करने जा रहे हैं नेबुलर हाइपोथेसिस के बारे में और जिसको कहते हैं गैसियस हाइपोथेसिस। फर्स्ट ऑफ ऑल इस हाइपोथेसिस को कांत, जो कि एक जर्मन फिलोसफर हैं, वो 1755 में लाए। आप देख सकते हैं जर्मन फिलोसफर। He claimed that the hypothesis was based on the principle of Newton's laws of gravitation and rotational motion. उनका क्लेम जो था, हाइपोथेसिस जो था उनका, वो न्यूटन्स लॉज ऑफ ग्रेविटेशन पे बेस्ड था और रोटेशनल मोशन पे बेस्ड था। कांत का हाइपोथेसिस क्या था? Supernaturally created primordial hard matters was scattered in the universe. In fact, these primordial matters are slowly rotating clouds of gases and matter comprised of very cold, solid and motionless particles. बेसिकली उनका जो मानना था कि जो हमारा जो यूनिवर्स क्रिएट हुआ है वो प्रीमोडियल पार्टिकल से हुआ है और जो प्रीमोडियल पार्टिकल्स था वो क्या था? वेरी कोल्ड, कॉम्प्रेस्ड ऑफ वेरी कोल्ड, आप देख सकते हैं, एंड मोशनलेस पार्टिकल जो कि रेस्ट में था। ठीक, बाद में क्या होता है
द पार्टिकल बिगेन टू कोलाइड अगेंस्ट ईच अदर। क्यों भाई? तो अंडर देयर म्यूचुअल ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन। क्या होता है कि एक पार्टिकल दूसरे पार्टिकल्स को ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन रहता है, तो उसी के कारण इनका मानना था कि ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन के कारण एक पार्टिकल जो है वो दूसरे पार्टिकल से क्या होता है, कोलाइड करने लगता है एंड क्रिएटेड रैंडम मोशंस, और जिसकी वजह से प्राइमोडियल्स मैटर में रैंडम मोशंस जनरेट हो जाता है और उसी मोशन के कारण हीट जनरेट होता है। हीट वाज आल्सो जनरेटेड ड्यू टू कॉलिजन। उनका यही मानना था। द इनिशियल प्रिमोडियल मैटर्स ग्रेजुअली चेंज्ड इन द हॉट रोटेटिंग नेबुला with continuous rise in temperatures, the rate of rotatory motions, the nebula started expanding in size. Due to continuous increase in size of the nebula, the rotator speeds become so fast that the centrifugal force exceeded the centripetal force. क्या होता है कि इनिशियल जो प्राइमोडियल मैटर हैं, अब ये जो शुरू में तो कोल्ड था, बाद में क्या हुआ कि ग्रेजुअली इसमें हीट जनरेट हुआ और ये हॉट रोटेटिंग नेबुला में कन्वर्ट हो जाता है। अब उसकी वजह से क्या होता है कि टेम्परेचर कंटिन्यूअसली राइज करते रहता है और ये जो मैटर है, जो प्रीमोडियल मैटर है, नेबुला एक्सपेंड करने लगता है। और एक्सपेंशन के कारण क्या होता है, कंटिन्यूअस इंक्रीज इन साइज ऑफ द नेबुला, इसके कंटिन्यूअस साइज में इंक्रीमेंट के कारण इसका सेंट्रीपिटल फोर्स जो है वो कम हो जाता है। मीन सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो है इसका एक्सीड कर जाता है सेंट्रीपिटल फोर्स से, और इसी के कारण क्या हो जाता है कि एक इसमें से बड़ा सा मास, एक नहीं 9 मासेस सेपरेट हो जाते हैं एक के बाद एक। द रेसिड्यूअल सेंट्रल मास ऑफ द नेबुला रिमेन्ड एज द सन, और जो बीच में रेसिड्यू बच जाता है, रेसिड्यूअल सेंट्रल मास जो बचता है, और वही सन रहता है। अब नेबुलर हाइपोथेसिस बाय लैपलेस, ये सब कुछ देख रहे थे कौन? लैपलेस, कि ये फलाना फलाना चीज इन्होंने अपने हाइपोथेसिस में दिया और पूरे जीवन काल में अपना ये कुछ कुछ चीजों को प्रूफ नहीं किए। शुरू में क्या हुआ देखते हैं कि जब इन्होंने हाइपोथेसिस दी, गैसियस हाइपोथेसिस, तो शुरू में क्या हुआ कि बहुत नाम हुआ, बहुत तारीफ हुआ, ठीक, बहुत तारीफ हुआ। लोग बोले कि वाह, एक नया कॉन्सेप्ट, मीन्स सोचने के लिए लोगों को मजबूर कर दिया कि हाँ कुछ ऐसा भी हो सकता है। बट बाद में बहुत सारा चीज इसमें एरर निकला, क्योंकि वो हम बाद में देखेंगे क्या क्या एरर निकला। तो एरर निकला तो लोग इसको बुराई करने लगे और इसको एक्सेप्ट नहीं किया गया इंटरनेशनली। बहुत सारे साइंटिस्ट इसको डिनाई कर दिए एक्सेप्ट करने से, और उन्हीं चीज़ों को लैपलेस देख रहे थे। लैपलेस देखें कि ये तो पूरे जीवन काल में अपना ये पर्टिकुलर चीज़ को प्रूफ नहीं कर पाए, तो वो हम कैसे प्रूफ कर पाएंगे। मीन्स लोगों का मानना था कि एक कोल्ड जो प्रीमोडियल मैटर है, हॉट इतना कैसे हो सकता है, उनमें मीन्स इतना हीट कहाँ से जनरेट हो सकता है, ठीक। ऐसे ही ऐसे और कुछ चीज़ें थी जो कि लैपलेस ध्यान से देखें और उसी पे काम किए। तो लैपलेस जो थे वो कौन थे? एक फ्रेंच मैथमेटिशियन थे। वो 1796 में एक बुक पब्लिश किए जिसका नाम था एक्सपोजिशन ऑफ द वर्ल्ड सिस्टम, जिसको नेबुलर हाइपोथेसिस के नाम से भी जाना जाता है। वो द प्लैनेट वेयर फॉर्म्ड आउट ऑफ द क्लाउड ऑफ मटेरियल एसोसिएटेड विद अ यूथफुल सन। इनका क्या कहना था कि जो प्लैनेट जो फॉर्म हुए हैं क्लाउड से, वो एसोसिएटेड है किससे? यूथफुल सन से। मतलब सन यूथ स्टेज में पहुंचने के बाद उससे प्लैनेट बाहर निकले हैं। विच वॉज स्लोली रोटेटिंग। कौन? जो यूथफुल सन था, यूथ स्टेज में जो सन था वो स्लोली रोटेट कर रहा था, उसी से ये प्लैनेट जो हैं वो फॉर्म हुए हैं और बाहर निकले हैं। द नेबुला वॉज कंटिन्यूअसली कूलिंग ड्यू टू द लॉस ऑफ हीट फ्रॉम द आउटर सरफेस थ्रू अ प्रोसेस ऑफ radiations and thus continuously reducing in size due to the contractions on cooling। क्या हुआ कि नेबुला जो था, इनका मानना था कि नेबुला पहले हॉट था। मीन्स ये उस कॉन्सेप्ट को ही छोड़ दिए कि
नेबुला मीन्स जो प्राइमोडियल मैटर था वो कोल्ड था, ये उसको छोड़े, बोले कि हमको नहीं पता कहाँ से आया है, बस हम जानते हैं कि एक हॉट नेबुला था पहले से, ठीक, जो कि काफी गर्म था, बट धीरे धीरे वो रेडिएशन के कारण हीट लूज कर रहा था, और जिसके कारण उसका साइज रिड्यूस हो रहा था और वो कॉन्ट्रैक्ट करते जा रहा था जैसे जैसे वो ठंडा हो रहा था। Laplace explained that only one ring of the material separated from the nebula and not the 9 ring as said by Kant। कांत ये भी कहे थे कि 9 रिंग सेपरेट हुआ था, तो लोगों ने कहा कि 9 रिंग ही क्यों सेपरेट हुआ भैया, ठीक, तो लैप्लेस सोचे कि इतना टेंशन कौन झेलेगा कि 9 रिंग ही क्यों सेपरेट हुआ, ठीक, तो उन्होंने कहा कि एक ही रिंग सेपरेट हुआ था, बाद में वो 9 पार्ट में बट गया। Laplace further maintained that the original ring was divided into 9 rings and each rings moved away from each other। जैसा मैंने अभी बताया कि एक ही रिंग सेपरेट हुआ था और वही बाद में 9 रिंग में डिवाइड हुआ और फिर एक दूसरे से अलग हो गया। ऑल द मटेरियल ऑफ टीचिंग नहीं होगा, ये ईच रिंग होगा, ठीक है, ईच रिंग। आप समझ रहे होंगे। तो क्या है कि all the material of each ring condensed at a point in the form of hot gases agglomerations which later cooled to form planets। क्या कह रहा है कि जितने भी मटेरियल थे हर रिंग के, वो लेटर ऑन क्या हुए कि जब एक दूसरे से दूर गए तो वो बाद में क्या हुए कि कूल हुए, कंडेंस्ड हो गए और फिर धीरे धीरे प्लैनेट्स में कन्वर्ट हो गए, और जो सेंट्रल पार्ट बचा वो क्या बन गया, सन बन गया। लिमिटेशंस ऑफ द नेबुलर हाइपोथेसिस। अब नेबुलर हाइपोथेसिस का लिमिटेशन क्या रह गया। कांत का तो हम देखें, कांत क्या कहते हैं कि कांत कहते कि 9 पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट हो गया था, तो 9 पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट हो गया था तो लोगों ने बोला 9 ही पार्ट में क्यों डिस्ट्रीब्यूट हुआ भैया, ठीक। और क्या बोले थे, बोले थे कि जो प्राइमोडियल मैटर था वो कोल्ड था, ठीक, ऐसा ऐसा कुछ कुछ चीज था। बट एज अ होल अगर हम देखें, दोनों का मिला के लिमिटेशन देखें कि क्या है, तो लिमिटेशन देखते हैं क्या है कि दिस हाइपोथेसिस कुड नॉट एक्सप्लेन द एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन विद इन द सन सोलर सिस्टम। क्या कह रहा है कि ये हाइपोथेसिस जो है वो एक्सप्लेन नहीं कर पाया कि एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन कैसे हुआ है सोलर सिस्टम में। बेसिकली होता क्या है कि 99.9% जो मास है वो सन के पास है, एंड रेस्ट जो 0.1% मास है वो किसके पास है, प्लैनेट के पास है। बट 98% जो है ये एंगुलर मोमेंटम वो कहाँ है, प्लैनेट के पास है, तो एनर्जी तो अच्छे से डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो रहा है, तो यहाँ ये मार खा जाता है। दूसरा क्या है, देयर वॉज नॉट इनफ मास इन द रिंग टू प्रोड्यूस द ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन फॉर द कंडेंसेशन इनटू द इंडिविजुअल प्लैनेट। अब जो 0.1% जो मास सेपरेट हुआ है सन से, अब उसको अगर हम लोग देखें तो उसके पास तो इतना इनफ मास नहीं है कि वो बाद में कंडेंस हो जाए और कंडेंस होके फिर क्या प्लैनेट में कन्वर्ट हो जाए। तो यहाँ इतने जगहों पे ये क्या हो जाता है कि ये फेल कर जाता है और फुलफिल नहीं कर पाता है। नेक्स्ट वीडियो जो हमारी आएगी उसमें हम लोग देखेंगे प्लेंटिसिमल हाइपोथेसिस, बाइनरी स्टार हाइपोथेसिस, बिग बैंग थ्योरी लाइकवाइज। आशा करता हूँ कि आपको यह वीडियो में कुछ जानने को मिला होगा, कुछ सीखने को मिला होगा। थैंक्स फॉर लिसनिंग एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।